तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के एक महान विचारक, महान वैज्ञानिक और भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। बहुत फेमस कोट है इनका कि ड्रीम इज़ नॉट व्हाट यू सीन इन द स्लिप, ड्रीम इज एनीथिंग विच नेवर लेट यू स्लिप। अर्थात सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। इंतज़ार करने वालों को सिर्फ वो मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। ऐसे ऐसे महान विचार देने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने भारत में विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया और भारत को एक नई पहचान दी विज्ञान के क्षेत्र में। आज हम उनके बारे में बात करते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन संघर्ष और यात्रा कैसी रही थी। तो जी हाँ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु राज्य के रामेश्वर नाम के स्थान के पास एक गांव पड़ता है धनुषकोटी, जहां पर उनका जन्म हुआ था। देखिए, जब अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ था, ये तो बहुत ही एक मध्यम वर्गीय के आप पुअर फैमिली से थे, गरीब परिवार से संबंध रखते थे। इनके पिता का नाम जैनुल्लाब्दीन था, जो पेशे से एक नाविक थे, नाव चलाते थे, जिससे ये परिवार का भरण पोषण करते थे। इनके माता का नाम अशियामा था, जो पेशे से गृहिणी थी। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और इनके 3 अन्य बड़े भाई और एक बहन समेत ये 5 बच्चे थे। अब्दुल कलाम सबसे छोटे थे, लेकिन बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि, बहुत मेहनती और पढ़ाई लिखाई के बहुत शौकीन व्यक्ति थे। इनकी बहुत रुचि थी पढ़ाई लिखाई में, लेकिन घर के हालात बहुत खराब थे। बहुत सारी वित्तीय समस्याएं थी, लेकिन इनका मन था कि आगे पढ़ाई करे। तो इनके जो प्रारंभिक जीवन की अगर मैं बात करूं, तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो रामेश्वर में ही हुई। वहाँ पे गांव में एक स्कूल था जहाँ से उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई की। उसके बाद जब इन्होंने देखा कि इनके आगे की पढ़ाई करने के लिए इनके पिताजी के पास पर्याप्त साधन नहीं है, तो इनके मन में आया कि वो भी सहयोग करेंगे परिवार में और कुछ ना कुछ वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे, मतलब पैसा कमाएंगे। तो इन्होंने देखा कि कौन सा पेशे में जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो देखिए, इन्हें ज्ञान लेने की बहुत रुचि थी। हमेशा ये कोशिश करते थे कि ये अपने आप को उन क्रियाओं में सम्मिलित करे जहाँ पर ये कुछ ना कुछ सीख सके। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने जो प्रोफेशन चुना उस समय के डेट में, उन्होंने चुना अखबार बेचना। उन्हें लगता था कि अखबार बेचने के साथ साथ एक तो वो थोड़ा पैसा भी कमा पाएंगे और दूसरा जो है अखबार एक बहुत बड़ा स्रोत है ज्ञान का, तो उससे वो कुछ ना कुछ नया रोजाना सीखते रहेंगे। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपने स्कूल के दिनों में अखबार बेचा करते थे। तो देखिए, एक व्यक्ति कहाँ पर फर्श से अर्श तक पहुँच गया। यानी जब वो उनका बचपना था, जब वो बहुत छोटे थे, तो उन्हें कितना अनुभव था चीज़ों का कि कमाना भी ज़रूरी है। उसके लिए इन्होंने अखबार बेचना शुरू कर दिया और परिवार के लिए एक हेल्प हैंड बने। तो प्रारंभिक जीवन इनका थोड़ा संघर्ष में पूर्ण था, लेकिन इन्हें प्रॉब्लम नहीं होती थी इनके संघर्षों से, क्योंकि APJ अब्दुल कलाम कहते भी थे कि अगर आप फेल होते हैं तो घबराना नहीं है। फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, यानी आपने सीखने का प्रयास किया और आप हार गए। तो अगर आप असफल होते हैं तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। गलतियों से घबराते नहीं थे, हमेशा कोशिश करते थे सीखने की। कहते ना कि योर लास्ट मिस्टेक इज योर बेस्ट टीचर। गलतियां प्रमाण हैं
कि आप कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। मिस्टेक्स आर द प्रूफ ऑफ एनीथिंग दैट यू आर डूइंग समथिंग। ऐसी फिलोसफी रखने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो प्रारंभिक शिक्षा पूरी हुई, उसके बाद इन्होंने अखबार बेचने शुरू करे और अखबार बेचते बेचते इनके एक तो थोड़ी फाइनेंशियली भी हेल्प हो जाती थी और उन्हें जो है वो बहुत सारी नई चीज़ें जानने का मौका मिलता था। उसके बाद उनकी जो आगे की पढ़ाई है यानी मेट +2 वगैरह, वो उन्होंने एक स्कूल हुआ करता था शचवर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल, जहाँ से इन्होंने अपनी 12th पास की। उसके बाद ये सेंट जोसेफ कॉलेज चले गए, जहाँ से इन्होंने बैचलर डिग्री हासिल की। अब घर वाले भी चाह रहे थे भाई बहुत पढ़ाई हो गई है, अब विवाह किया जाए, घर बसाया जाए, लेकिन अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का दृष्टिकोण अलग था। इन्हें घर गृहस्थी या मोह माया ऐसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं था। ये बहुत ऐसे व्यक्ति थे जिनका कुछ आगे करने का मन करता था, जिसको हम बोलते हैं बहुत क्रिएटिव किस्म के व्यक्ति थे, एकदम साइंटिफिक सोच वाले व्यक्ति थे। चाह रहे थे भाई कुछ मैं अपने द्वारा ऐसा प्रयास करूं कि मैं अपने लिए तो कुछ करूं ही करूं, पर मैं ऐसा कुछ काम करूं जिससे मैं कुछ समाज को, कुछ देश को बेहतर दे पाऊं। तो बात है 1955 की, जब ये मद्रास चले गए और वहाँ पर उन्होंने जो है अंतरिक्ष विज्ञान में डिग्री हासिल की। तो अंतरिक्ष विज्ञान में बहुत रुचि थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। और जब ये कॉलेज दिनों में पढ़ते थे तो इनकी जो ड्रीम जॉब थी वो चाह रहे थे भाई मैं वायुसेना में जाऊं और वायुसेना में जो लड़ाकू विमान होता है उसके वो पायलट बने। उस समय यहाँ तक सोचा था उन्होंने, लेकिन आगे चलकर उन्होंने उससे भी बेहतर किया और बेहतर किया। लेकिन उस समय का इनका ड्रीम जॉब था कि वो लड़ाकू विमान के जो है वो फाइटर जेट जो होता है उसके पायलट बने। तो बात है 1958 की। 1958 में जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने DRDO ज्वाइन कर लिया और DRDO में इन्होंने काम किया लगभग 3-4 साल। लेकिन DRDO में काम करने से एपीजे अब्दुल कलाम बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं थे। ये चाह रहे थे कि और थोड़ा बेहतर किया जाए और कुछ बेहतर किया जाए। तो बात है 1962 की, जब उन्होंने DRDO से रिजाइन कर दिया और उन्होंने ISRO ज्वाइन कर लिया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर इन्होंने जो है वो कई योजनाओं पे काम किया और बहुत सारी योजनाओं को सफल बनाया। इनकी सबसे बेहतर बात क्या थी कि ये टीम बिल्डिंग बहुत अच्छा करना आता था इनको। हम में से बहुत अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जिन्हें काम आता है लेकिन वो खुद तक सीमित होते हैं, दूसरे व्यक्ति के साथ उनका बिल्कुल भी कोऑर्डिनेशन नहीं होता, वो दूसरे को हम कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाते, कोऑपरेट ही नहीं कर पाते, तो भी काम नहीं हो पाता। क्योंकि बड़े काम करने के लिए आपको पूरे टीम के साथ मिलकर काम करना होता है। तो टीम बिल्डिंग में बहुत अच्छा माहिर थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और वहाँ पर उन्होंने अलग अलग टुकड़ियों में बहुत अच्छे से काम किया और ISRO में जो है बहुत सारी योजनाओं को सफल बनाया, बहुत सारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करा उन्होंने। देखिए वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने भारत ने जो है वो अपना सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल 3 लॉन्च किया। जो भारत ने जो है, भारत का एक ड्रीम था कि भारत जो है एक अपना सैटेलाइट भेजेगा और उसे अर्थ के ऑर्बिट में यानी पृथ्वी के कक्ष में स्थापित कर देगा। तो हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने रोहिणी नाम का जो सैटेलाइट था उसको हमने SLV के द्वारा भेजा और पृथ्वी के कक्षा में सफल तरीके से स्थापित कर दिया। तो उनकी अचीवमेंट यहाँ से देखी जा सकती है और उसके बाद बहुत पॉपुलर भी हो गई वो, जब उन्होंने जो है पहला सैटेलाइट लॉन्च कर दिया और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया। तो जब उनके काम को देखा गया तो भारत ही नहीं अब तो पूरा विश्व उनसे प्रसिद्ध हो गया था, उनसे इम्प्रेस हो गया था। तो जाहिर सी बात है जब उन्होंने ISRO में इतना बेहतर काम किया, उससे पहले DRDO में बहुत बेहतर काम किया, अब उन्हें ऑफर आता है नासा से। नासा जो कि अमेरिका का एक रिसर्च सेंटर है और पूरे वर्ल्ड लेवल पे बहुत फेमस है। नासा से उन्हें ऑफर आता है कि भाई जितनी आपको सैलरी इंडिया में मिलती है हम उसका 10 गुना क्या 20 गुना जितना आप कहो उतनी सैलरी देने के लिए तैयार है, आप नासा के साथ काम करिए।
लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रिजेक्ट कर देते हैं उनके ऑफर को। वो कहते हैं कि मैं जिस देश में पैदा हुआ हूँ मुझे उस मिट्टी का कर्ज चुकाना है, जो मुझे काम आता है वो भारत में ही कराना है। तो वापस आए एपीजे अब्दुल कलाम। हालांकि उन्होंने बहुत सारी अटेंड की बाद में, और उसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का मेंबर बनाया जाता है उनको, उनकी अचीवमेंट को देखते हुए, बिकॉज वो तो बहुत बेहतर साइंटिस्ट बन गए थे, बहुत अच्छा से अब टीम बिल्डिंग करना आ गया था उनको, बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे भारत में भी। तो अब वो जो है उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बनाया गया 1962 के आसपास ही। देखिए, सबसे पहले वो जो प्रसिद्ध हुए, प्रसिद्ध ये तब होते हैं जब 1972 में 1972 में इन्होंने भारत के एक फेमस साइंटिस्ट है हमारे राजा रमन्ना, उनके साथ पहला परमाणु परीक्षण किया था। देखिए समस्या क्या थी, वर्ल्ड के जो डेवलप कंट्रीज थी जिनके पास ऑलरेडी परमाणु बम था, उन्होंने बहुत सारी कंडीशंस लगा दी थी, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी अदर कंट्रीज़ के ऊपर कि ना तो वो परमाणु बम को बना सकते हैं, ना उसका परीक्षण कर सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने CTPT करके बहुत सारी ऐसी बाधाएं डाल दी ताकि कोई भी कंट्री जो है वो सबसे पहले तो यूरेनियम खरीद ही नहीं पाए। तो दुविधाएं तो बहुत सारी थी, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम बहुत कुशाग्र बुद्धि के व्यक्ति थे। इनको लग गया भाई कि अगर हम इस तरह से कोशिश करेंगे तो इस तरह से हम सफल हो गए नहीं। तो इन्होंने सारा नासा का भी देख लिया था कि नासा ने पहले ही सैटेलाइट छोड़े हुए थे पूरी दुनिया में कि अगर कोई भी कंट्री किसी भी तरह का कोई परमाणु परीक्षण करती है तो उन्हें पता लग सके। तो उन्होंने पहले ही ऑब्जर्व कर लिया था कि स्थिति कैसी है और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने प्रिपरेशन कर दी थी और पहला परमाणु परीक्षण किया हमने। लेकिन प्रॉब्लम क्या रही कि जो हमने यूरेनियम यूज़ किया था उस समय की डेट में, इंदिरा गांधी के टाइम में, वो अमेरिका वालों ने हमें जो यूरेनियम दिया था वो बहुत कम पावर का था। तो जैसे ही हमने वो परीक्षण किया वो सफल नहीं हो पाया क्योंकि यूरेनियम की क्वालिटी उस लेवल की नहीं थी जो सफल हो सके और हम सब असफल रहे। उसके बाद अमेरिका या बाकी डेवलप कंट्री ने हमारे ऊपर प्रेशर भी बनाया कि हम दोबारा जो है वो परमाणु परीक्षण ना करें और इस तरह के घातक हथियार ना बनाएं। हमने उस समय एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद हमने फिर से कोशिश की परमाणु बम बनाने की, लेकिन अब हमने गोपनीय तरीके से कोशिश की, हमने हाईलाइट नहीं किया प्रोजेक्ट को। और उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम ने भी इसमें भी कंट्रीब्यूशन किया था 1972 में, जब हमने भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया था। 1981 में इनके काम को देखते हुए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था 1981 में। फिर 1982 में इन्हें अध्यक्ष बनाया गया इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, जहां पर उन्होंने अध्यक्ष रहते हुए जो है इसरो के लिए काम किया था। उसके बाद 1992 से 1999 के बीच, 1992 से 1999 के बीच, ये हमारा जो डिफेंस मिनिस्ट्री होती है, रक्षा मंत्रालय, उसके विज्ञान सलाहकार के पद पर इन्होंने कार्य किया 1992 से 1999 के बीच, और बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया, अच्छी अच्छी सलाह दी, सजेशन दी, और जो जो रिक्वायर्ड हमारे पास औजार वगैरह थे उसके लिए भरपूर प्रयास किया कि हम अवेलेबल करा पाए और रक्षा मंत्रालय को जो है एक मजबूत स्थिति में लाया जाए। और 1997 में 1997 में इनकी सेवाओं को देखते हुए भारत ही नहीं अपितु अब तो पूरा विश्व जो है वो इनसे इम्प्रेस हो गया था। ग्रेट साइंटिस्ट, ग्रेट टीचर, ग्रेट एडवाइजर। तो इनको जो है भारत ने भारत रत्न के सर्वोच्च सम्मान से सुशोभित कर दिया 1997 को। कई बार पूछा जाता है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, तो 1997 को। फिर जब 1998 का दौर आया, जब हमारे अटल जी थे शायद प्रेसिडेंट उस समय, तब भारत ने एक बार दोबारा कोशिश की परमाणु बम के परीक्षण करने की। और 1998 वो साल था भारत के लिए जब भारत जो है वो
परमाणु परीक्षण करने में सफल हो गया और विश्व की एक और महाशक्ति उभर कर दुनिया के सामने आया। क्योंकि पहले चुनिंदा देशों के पास परमाणु हथियार थे, अब भारत भी उनमें से एक बन गया था जिसके पास दुनिया का सबसे विनाशकारी हथियार यानी परमाणु बम है। तो भारत अब परमाणु हथियार से सुशोभित हो गया था। उसके बाद साल आया सन 2002, जब राष्ट्रपति के चुनाव होने थे तो अलग अलग कैंडिडेट ने नामांकन भरा था। अब्दुल कलाम की पहले बहुत ज़्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन जब उन्हें बताया गया तो उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा राष्ट्रपति का, और वो जनता के राष्ट्रपति, पीपल ऑफ प्रेसिडेंट के नाम से उन्हें जाना जाता है, और भारत के जो है वो 11वें राष्ट्रपति बने। और एज ए प्रेसिडेंट भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया अपने लेवल पे, जो उनसे हो सकता था बेहतर प्रयास किया। और राष्ट्रपति होने के साथ साथ वो बहुत अच्छे टीचर भी थे, शिक्षक थे। वो हमेशा कहते थे कि किसी व्यक्ति, किसी भी स्टूडेंट का जो चरित्र निर्माण है या भविष्य के निर्माण करने में टीचर का बहुत बड़ा हाथ रहता है। ए गुड टीचर कैन प्रोड्यूस गुड स्टूडेंट्स। अगर टीचर अच्छा होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि किसी भी बड़े से बड़ी पोस्ट, बड़े से बड़ी जो हमारे पास जो नौकरी होती है उसका बेस एक टीचर ही होता है। टीचर ही आपकी आईएएस तैयार करता है, आईपीएस तैयार करता है, बड़े बड़े पदों पर जाते हैं, तो फाउंडेशन सबका टीचर्स ही करता है। तो उन्होंने कहा था कि अगर अध्यापक अच्छे होंगे और अध्यापक जो अच्छे तरीके से अपने नई पीढ़ी को तैयार करेंगे तो इस भारत को कोई भी नहीं रोक सकता सुनहरा भारत बनाने से। तो बहुत अच्छे अच्छे काम करे इन्होंने। और उनका एक बहुत प्रसिद्ध कोट है जो उन्होंने कहा था कि शिक्षण, एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे कि शिक्षण एक बहुत महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। इनका एक जो सबसे ज़्यादा गोल्डन वर्ड कहे जाते हैं जो उनके द्वारा बताए गए थे वो थे, इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक ए स्टार देन यू हैव टू बर्न लाइक ए स्टार। यानी अगर आप तारों की तरह चमकना चाहते हो तो तारों की तरह जलना सीखिए। आजकल के डेट में हर कोई चाहता है कि वो सफल हो जाए, लेकिन हमें देखने की आवश्यकता ये है कि क्या जिस सफलता के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, क्या उस सफलता को पाने के लिए हमारे द्वारा किए गए प्रयास पर्याप्त है। यदि नहीं है तो हमें और प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि कहते हैं ना कि महान कार्य महान त्यागों से ही संभव होते हैं। ग्रेट वर्क्स नीड ग्रेट सेक्रीफाइस। अगर कुछ जीवन में हमें बड़ा करना है तो उसके लिए हमें परिश्रम भी बड़ा ही करना होगा। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने एज ए साइंटिस्ट तो काम किया ही किया, लेकिन एज ए राष्ट्रपति भी उन्होंने बहुत बेहतर काम किया और भारत को एक नई दिशा का देने का प्रयास किया। और एज ए टीचर बहुत मोटिवेट करते थे वो छात्रों को। जब भी उन्हें समय मिलता था वो इन भारत ही नहीं अपितु विश्व के तमाम यूनिवर्सिटी में जाकर बच्चों को व्याख्यान देते थे और किसी न किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया करते थे, ताकि हमारी नई जनरेशन को जो उन्होंने सीखा है उनको वो सिखा पाए। उन्हें हमेशा नॉलेज इंक्रीमेंटल प्रोसेस में विश्वास रखने वाले थे एपीजे अब्दुल कलाम। बचपन में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज थी, तो उनके जीवन से जो हमें सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है, शिक्षा क्या मिलती है, उन्होंने एक कोट में कहा भी था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, उन्हें कहा था कि इफ़ यू फेल नेवर गिव अप। अगर आप असफल होते हैं तो हताश मत होइए, निराश मत होइए, बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। क्योंकि असफलता का मतलब क्या है कि आपने प्रयास किया सीखने का और आप चूक गए, तो दोबारा कोशिश कीजिए। फेलियर विल नेवर ओवरटेक मी इफ माई डिटर्मिनेशन टू सक्सीड इज स्ट्रॉन्ग इनफ। असफलता मुझको नहीं रोक सकते यदि सफलता पाने मेरी क्या है, जिद है, दृढ़ संकल्प है। ऑल ऑफ अस डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट। हम जितने भी लोग होते हैं हम सब में बोले समान गुण नहीं होता है, बट किंतु ऑल ऑफ अस हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी
लेकिन हम सब के पास क्या है, समान अवसर है टू डेवलप आवर टैलेंट्स, अपनी प्रतिभा को निखारने के। जी हाँ, इन्होंने बड़ा सिंपल डिफाइन कर दिया है कि जो व्यक्ति सफल होता है और जो व्यक्ति असफल होता है, सबके पास समय 24 घंटे ही है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप इस 24 घंटे का यूटिलाइज किस तरह से करते हो। यदि आप अपने समय का सही उपयोग सही डायरेक्शन में करते हो तो आप ज़रूर सफल होगे, और यदि आपकी डायरेक्शन गलत हो जाती है और आप भरपूर प्रयास नहीं करते हो तो असफलता भी निश्चित है। तो एपीजे अब्दुल कलाम हमारे लिए आदर्श है, और हमें गर्व है कि ऐसे ऐसे महान व्यक्तियों ने भारत में जन्म ही लिया, जिन्होंने एज ए साइंटिस्ट, एज ए राष्ट्रपति, एज ए टीचर और एज ए मोटिवेटर ही नहीं बल्कि और भी अन्य क्षेत्रों में बहुत सारा काम किया। हमें गर्व है कि ऐसे ऐसी महान विभूति हमारे देश में है और हमें इनके बारे में जानने का अवसर प्रदान होता है। आई होप आपको कुछ आज के लेक्चर से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद।